अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का, FAR1 प्लस इंट्रो। आप लोगों के साथ मैंने जितनी बात की है पिछले 2 लेक्चर्स में, ज़रा क्विकली उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं ही कर दूं या आप याद करके आए हैं आज? चलें, हाँ आप ही कर दें आप भी कुछ कर लिया करें, ठीक है। तो ये अब आ जाए बेटा, आगे आ जाए, आगे पहली रो में आ जाए। तो भाई रोज़ का काम रोज़ करना है, मैंने पहले दिन ही अर्ज़ किया था। पहली रो इधर बेटा, इस रो में आ जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए। रोज़ का काम रोज़ करना है भाई, ठीक है। अभी थोड़ा काम था, बस अब आज से काम ज़्यादा हो जाना है, ठीक है। हमने बात ये की थी कि हम अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज़ करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है सबको? अच्छा अब बिजनेस हमने कहा था वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जिसका मकसद होता है, ठीक हो गया। अगली बात फिर हमने की थी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग के अंदर जब रिकॉर्ड करना है तो हमें ये देखना पड़ता है, ये हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन का मतलब ही लेन देन होता है, ठीक है। आज हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके करने से पहले हमने अकाउंटिंग हेड्स पढ़ लिए थे। कितने अकाउंटिंग हेड्स हैं जी? 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं। कौन कौन से? कैपिटल, अच्छा देखें, एक मिनट, एक मिनट, पहले मेन हेड्स बोल रहे हैं, ठीक है, सब हेड्स नहीं बोल रहे, ठीक है। पहले एक बार मुझे बोलने दें। कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंस, 5 हेड्स यही हैं, ठीक है। अब कैपिटल के अंदर ही हमने कहा था कैपिटल ओनर से किसी भी चीज़ का बिजनेस में आना, ये कैपिटल कहलाता है। और इसी का कॉन्ट्रा ड्राइंग्स कहलाता है कि बिजनेस में से कुछ निकल के ओनर की तरफ चला जाए तो, ठीक है। यानी कि वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो फिक्स एसेट भी हो सकता है, बहरहाल उसकी बहस ट्रांजेक्शन जब आएंगे सामने दोबारा कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल, उसका कॉन्ट्रा ड्राइंग्स, इसको हमने एक हेड कहा था। फिर एसेट्स थे, एसेट की डेफिनेशन मुझे ये भाई बता रहे थे, बताओ एसेट क्या थे? फ्यूचर में बेनिफिट दे। कोई ज़रूरी नहीं है जो अंग्रेजी लिखवाई है वही यहाँ पे बताओगे तो सही है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे उर्दू में बता देंगे ना, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि एसेट की कौन सी डेफिनेशन आगे पर्चे के अंदर आ जाने की, जी एसेट की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। तो क्या फ्यूचर में बेनिफिट आए, बस कहानी खत्म। नहीं, चीज़ें तो पूरी करो, चीज़ें तो पूरी करो जी। वाइट शर्ट मुस्कुराओ मत, एसिड की डेफिनेशन सुनाओ मुझे। हाँ, क्या चीज़? दोबारा बोलिए बेटा, ये कैमरे के सामने ना ये ऐसे ऐसे नहीं करते रहना, सीट पसंद नहीं आ रही, थोड़ा ऐसे हो जाए, फ़ौरन बैठना है, ठीक है जी। हाँ, रिसोर्सेज ओन्ड या कंट्रोल्ड, ओन्ड का मतलब होता है कंट्रोल्ड जी। रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसका ओन्ड का मतलब दरअसल क्या है? कंट्रोल होना, ठीक है ना। ओन का मतलब क्या है? कंट्रोल होना ये ऐसी आप बता रहे क्लास के बाद लेकर जाने लगे कि चलो ये हॉस्टल कमरे में लगा लेंगे। ये जो 4 लड़के उड़के हमारे ऊपर एसी लगा हुआ था, इसलिए ये एसी की ना भाई थ्रो ऊपर करवा के रुकवा दें, क्योंकि बच्चे ने अभी नहीं किया काम। ये बच्चे कहें 4, ये हमारे ऊपर ही लगा हुआ था एसी, यहाँ भी हमारे ऊपर है, कमरे में भी हमारे ऊपर हो, यहाँ से एसी को उतारें और लेकर जाने लगे, बाहर गार्ड रोक लेगा, रोक लेगा। क्यों? वो कहेगा कि भाई ये हमारा एसेट है, इस पर हमारा कंट्रोल है। तो ओनरशिप की वजह से असल में क्या आ जाता है? कंट्रोल। बहरहाल बातें होती रहेंगी। एसेट क्या है जी? एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। 2 तरह के एसेट्स थे, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट कौन सा एसेट होता है जी? नॉन करंट कौन सा? सभी बोल रहे हैं, चलो। लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, ये तो आसान बात थी, मैंने तो बीच वाली बात भी बता दी थी कि लाइफ का मतलब दरअसल क्या है? इस रिसोर्स से आने वाला फ़ायदा जो है उसकी लाइफ, असल में उसकी लाइफ है। तो अगर एक रिसोर्स है, उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें उसे 5, 6, 7, 8, 10 साल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस रिसोर्स की लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा है, तो ये नॉन करंट रिसोर्स है, यानी नॉन करंट एसेट है, ठीक है। और अगर फ़ायदा जो है उसको हासिल करने के लिए कई साल इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि वो 2-3 महीने के अंदर अंदर फ़ायदा देने की अहलियत रखता है रिसोर्स, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? करंट एसेट, ठीक है। ये इसी से करने आए, आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, तो नॉन करंट एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा, मसलन हाँ, मैंने कहा नॉन करंट एसेट, भाई कहते हैं बैंक, नहीं भाई नॉन करंट एसेट। एक मिनट सर, तरतीब में इस तरफ पहले आपने करंट रखा था ना, तो हमने तो वैसे ही याद रखना है, ऐसे थोड़ी करना है भाई।
ठीक है। नॉन करंट एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल वगैरह 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 भी है, ठीक है। और करंट एसेट्स में हमने कहा था कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स वगैरह, ठीक है भाई। ये ऊपर नहीं हो सकता, ये ऊपर करते हैं बच्चों को सीधी हवा ना लगे, उस कमरा ठंडा हो जाए, इनको सीधी हवा लगेगी, बीमार हो जाएंगे, ठीक है जी। और भाई सही है, अच्छा। और लाइबिलिटी, अच्छा, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ये आसान बात है, लेकिन अगली बात भी आपसे कर दी थी, ठीक है। मिसाल मैंने दी थी आपको, बस ठीक है, मिसाल मैंने दी थी आपको कि मिसाल के तौर पे मैं दुकानदार हूँ, अकबरी मंडी में बैठा हूँ, मैं आटा बेच रहा हूँ, ये भाई साहब आए, ये भी दुकानदार हैं, लेकिन ये अपने मोहल्ले के अंदर दुकान बना के बैठे हैं, ये वहाँ आटा बेचते हैं। ये मेरे पास आटा ख़रीदने आए, शॉर्ट था, मैंने कहा गंदम आ रही है, बस अभी गंदम का मौसम आ गया है ना, ठीक है, अभी इंशाल्लाह आटा आ जाएगा, फ़िलहाल शॉर्ट है। इसने कहा ये पकड़े 3 बोरियों के पैसे, और जैसे ही आए मेरे लिए 3 बोरियां आपने आटे की अलग करके रख लेनी। अब मैंने जैसे, मैं बिजनेस हूँ, मैंने जैसे ही इस भाई साहब से पैसे लिए तो मैं खुशियां मनाऊंगा या बोझ महसूस करूंगा? अब ये बोझ है टू पे कैश इन फ्यूचर, टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर, तो ये भी एक लायबिलिटी है। अच्छा, कॉलेज में आप आए, आपने फीस जमा करवा दी, ठीक है, आपने जैसे ही फीस जमा करवाई, कॉलेज वाले छलांगे लगाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि उन्होंने ये रेवेन्यू अर्न कर लिया, ठीक है। जिस दिन आपने फीस जमा करवाई उस दिन से कॉलेज वालों की लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। कॉलेज वाले जैसे ही आपसे फीस लेंगे अब खुद पे बोझ महसूस करेंगे। वो बोझ क्या है? बोझ टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, ये पता है कब रिकॉर्ड होता है? मैंने आपको इनकम का हेड जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने कहा था एक रेवेन्यू होता है, दूसरा अदर इनकम होती है, रेवेन्यू सेल यानी या अदर इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कब होता है? रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब इसको हम अर्न कर लें। बड़ी अहम बात है, अर्न का लफ्ज ऐसे नहीं इजी नहीं लेना, क्या रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, व्हेन इट इज अर्नड। जरा 1 मिनट मुझे एंड वाले बच्चे ये बता दें, ये जो मैंने लिखा है सही नजर आ रहा है? एंड वाले बच्चों सही नजर आ रहा है? फिर मैं बोल रहा हूँ जरा सुन लो, फिर अगले में ज़्यादा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। अच्छा, अब अगला सवाल आता है, कब रेवेन्यू अर्न हो जाता है? अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स हूँ, अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स हूँ, मैं मार्कर बेचने की कारोबार को शुरू किए खड़ा था, ये मैंने मार्कर खरीदे उर्दू बाज़ार से, मैंने अपनी दुकान पे रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास ये भाई साहब आए काले कपड़े पहन के, उन्होंने कहा मुझे काला मार्कर चाहिए। अब मेरे ज़िम्मे ये मार्कर डिलीवर करना था, ये मार्कर मैंने भाई साहब के हवाले कर दिया। मेरे ज़िम्मे क्या था? मार्कर डिलीवर करना। मैंने ये मार्कर डिलीवर कर दिया, मेरे ज़िम्मे जो था मैंने कर लिया। मैंने ये 100 रुपये का एक मार्कर ख़रीदा और मैंने 120 का बेचना है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये ब्लैक मार्कर भाई साहब के हवाले किया, मैं क्या कहूँगा? मैंने 120 कमा लिया। अब सुनो, मेरा मार्कर, अभी मैंने मार्कर नहीं बेचा, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या मैं कहूँगा कि मैंने 120? मैंने तो अभी तो खर्चा किया हुआ है, मैंने तो 100 रुपये के 3 मार्कर खरीदे हुए हैं। अभी मैं नहीं कह सकता कि मैंने ये 360 रुपये कमा लिए हैं, नहीं कमाए, अभी मेरे पास पड़े हैं। ये भाई साहब आए, मैंने कहा एक मार्कर दे दीजिए, मैंने कहा ये पकड़िए मार्कर। जैसे ही मार्कर मैंने इनके हवाले किया, मैंने 120 रुपये कमा लिए, मैंने 120 रुपये रेवेन्यू अर्न कर लिया। ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारी, लेकिन मैंने अभी सिर्फ देन की बात की है। मैंने रेवेन्यू अर्न किया कब? जब मैंने मार्कर दे दिया। अब इसी ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम क्या होगा? भाई साहब 120 रुपये जेब से निकाल के, निकालो, 120 रुपये जेब से निकाल के मेरे हवाले करेंगे, ठीक है। तो अगेन इस एक ट्रांजैक्शन में 2 इम्पैक्ट्स आए, ठीक है ना। लेकिन मैं बेसिकली समझाना क्या चाह रहा था, रेवेन्यू कब अर्न करना है, ये अभी आगे सवालों में जाके ये बात बड़ी अहम हो जानी है, ठीक है, काम आनी है, ठीक। तो रेवेन्यू कब अर्न करना है? जब, अगर मैं गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स हूं तो मैं गुड्स डिलीवर कर दूं, और अगर मैं सेलर ऑफ सर्विसेज हूं तो मैं सर्विसेज रेंडर कर दूं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फीस जमा करवाई, कॉलेज में पहले दिन आ गए, आपको एडमिशन ऑफिस वालों ने एक शॉपर पकड़ा दिया, आपने कहा ये क्या? उन्होंने कहा FAR 1+ इंट्रो।
शॉपर में डाल के दे दी सारी, अब लेके घर चले गए। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता। सर्विसेज का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होता है जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता रहता है। ठीक है, FAR 2 के अंदर जाके आप IFRS 15 पढ़ेंगे, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है। पहले FAR 1 में होता था किसी ज़माने में, अब FAR 2 में पिछले टाइम से चला गया। ठीक है, तो रेवेन्यू जब वो FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली गुड्स का रेवेन्यू किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जिम्मेदारी होती है अपने जिम्मे, जो ऑब्लिगेशन होती है, मैंने ये डिलीवर करना था मार्कर, ये मैंने डिलीवर कर दिया, मेरे जिम्मे जो काम था वो खत्म हो गया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन सर्विसेज का रेवेन्यू जो होता है वो ओवर द टाइम रिकॉर्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉलेज ने आपसे फीस ले ली आज, ये सारे के सारे पैसे इन पे लायबिलिटी हैं। इन्होंने कहा जी रिजल्ट तक मिसाल के तौर पे आपको 25% सिलेबस पढ़ाना है। अब जब रिजल्ट की छुट्टियों पे आप गए तो कॉलेज वालों ने कहा हमने अपने जिम्मे जो लायबिलिटी थी उसमें से 25% फुलफिल कर दी, तो कॉलेज वाले आपकी फ़ीस का 25% कहेंगे हमने कमा लिया, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी बात समझ आ रही है? तो अब दे दो वापस। ठीक है, तो रेवेन्यू कब अर्न होता है? व्हेन रेवेन्यू इज अर्न्ड, एंड वालों के लिए मैं दोबारा लिखता हूँ, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, और अगर मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हूं तो व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड या प्रोवाइडेड, व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड। बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, ऐसी मजबाती हो गया। एनीवेज बात ये काम आनी है क्योंकि आगे जाके तो मैंने कहा चलो बात सामने आ गई थी तो कर दें। बात शुरू कहाँ से हुई थी वो मुझे अब याद नहीं रहा। ठीक है, इसलिए दोबारा वहाँ पे चलते हैं। तो हेड्स की बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि एसिड के अंदर एसिड क्या था? रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। फिर आपने कहा लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। बात यहाँ शुरू हुई थी, याद आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा था लायबिलिटी टू पे इन फ्यूचर सिर्फ यही लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर भी लायबिलिटी है। मैंने जो पैसे लिए थे इस दोस्त से, ठीक है, या लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, कॉलेज वालों ने जो पैसे लिए आपसे फीस की मद में, लायबिलिटी है उन पे। लेकिन फिलहाल ये बता दिया, याद करने की जरूरत नहीं, वक्त के साथ साथ ये बातें खुद ही समझ में आ जाएगी। आसान किया हुआ है फिलहाल कि हम एक बुनियाद बना लें, जहन के अंदर बस ये बैठ जाए कि लायबिलिटी होती क्या है, एसेट होता क्या है, ये बुनियादी क्लासेस के अंदर। वरना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपने अगले 4-4.25 महीने तक ये टॉपिक्स एक एक चीज़ पढ़नी है, इसके अंदर अकाउंटिंग ही पढ़ते रहना है, तो बुनियाद यही होगी। तो फिलहाल सिर्फ बुनियादी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इतना ही याद रख लेना काफ़ी है, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर लायबिलिटी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बोझ जो होता है वो लायबिलिटी कहलाती है। उसको बोझ को उतारने का तरीका फिलहाल पेमेंट जहन में रख लें, वैसे सर्विसेज देना या गुड्स देना भी हो सकता है, वो जब ट्रांजैक्शन आएगी तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो एसिड इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, फायदे की चीज़। लायबिलिटी क्या है? एन ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ये बोझ है। ठीक है, कैपिटल की बात तो आसान थी, कैपिटल हमने पहले देख लिया था। कैपिटल क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर इनटू बिजनेस। सेपरेट एंटिटी की वजह से, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये भी रिकॉर्ड करते हैं ओनर और बिजनेस। लीगली सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है, लेकिन लीगल को साइड पे कर दो अब। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर चाहे सोल प्रोपराइटर, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, हमने बिजनेस को अलग आर्टिफिशियल पर्सन समझना है और ओनर को अलग समझना है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल, कोई भी चीज़ ओनर से बिजनेस में आई कैपिटल, कोई भी चीज़ बिजनेस से ओनर की तरफ गई एडवांस। 3 हेड्स हो गए। चौथी बात की थी हमने इनकम। इनकम मैंने कहा था ब्रॉड कैटेगरी है, 2 तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू या सेल। रेवेन्यू जरा ब्रॉडर टर्म है, रेवेन्यू मतलब सेल ही होता है, ठीक है ना, तो रेवेन्यू ही कह लिया करेंगे। ओके, रेवेन्यू या सेल, और दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? अमाउंट्स अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज टू अ कस्टमर। ठीक है, अगर गुड्स बेचने वाले हो तो जब गुड्स सेल कर दो या सर्विसेज रेंडर कर दो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। और अदर इनकम क्या होती है? जो नॉन कोर एक्टिविटी से, मैंने एग्जांपल शायद दी थी कि मार्कर खरीद के लाया मैं, ये मेरा काम है मार्कर बेचना। मार्कर डिब्बों में पैक होके आए थे, मैंने सारे डिब्बे खोल के मार्कर निकाल के मार्कर डिस्प्ले में लगा दिए। अगले दिन रद्दी वाला आया, उसको डिब्बे बेच दिए। मेरा तो मकसद ही दरअसल इस दुकान को बनाने का ये था कि मैं ये मार्कर के डिब्बे रद्दी वाले को बेचूंगा।
नहीं ना। तो बाय प्रोडक्ट क्या होती है, मतलब बिजनेस में ये मकसद नहीं था हमारा ये डिब्बे बेचना, बाय प्रोडक्ट की तरफ चले गए। मिसाल एक और शायद ये भी दी थी आपकी क्लास के अंदर कि आपका काम है कॉटन की बेल्स खरीदना, ठीक है, और उनको स्पिन करके, स्पिनिंग मिल रहे हैं आपने धागा बनाना, ठीक है, आप धागा बनाने वाली कंपनी है। आप धागा बनाते हैं तो कुछ कॉटन वेस्ट होती है उसमें, उसको आप स्क्रैप के तौर पे बेच देते हैं। क्या आपका मकसद स्क्रैप बेचना था? इतनी बड़ी मिल स्क्रैप बेचने के लिए लगाई? आप शुगर मिल हैं, मकसद चीनी बनाना है या जो आपका वेस्ट बचे उससे गत्ता बनाना है? तो भाई शुगर मिल का काम शुगर है, मेन कोर एक्टिविटी शुगर प्रोड्यूस करना है, तो रेवेन्यू में शुगर की सेल को लिखेंगे। और अगर इस प्रोसेस में कोई बाय प्रोडक्ट बन गई है तो इनकम वो भी शुगर मिल की है। मुझे नहीं जाके मैं और आप चले जाएं कहें जी ये तो आपका कोर एक्टिविटी नहीं है, ये जो पैसे आपने अदर इनकम से कमाए ये हमें दे दें, कहेंगे चलो भाई निकलो। अब भाई सही है, बात समझ आ रही है? तो इनकम जो बिजनेस ने कमाना है, इनकम, ठीक है। अब उसमें कोर एक्टिविटी किया तो रेवेन्यू कह देंगे, और अगर नॉन कोर किया तो अदर इनकम, ठीक है। अब बेसिक वाले सवालों में ना 4-5 दिन वैसे नहीं होगा कि आपको कोर नॉन कोर बता रहा हो, बस सादा सी बात लिखी होगी रेवेन्यू अर्नड, तो आप कहोगे बस ये रेवेन्यू ही है, या अदर इनकम होगी तो वो खुद कह देगा ये अदर इनकम है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में कहा था, ये भी 2 तरह के हैं। एक ये जो मैंने मार्कर ख़रीदा, ठीक है, मैंने आपको कहा था एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको आएगी, लेकिन वो उसके लिए आप थोड़ा सा ना फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हेड्स आइडेंटिफाई करने आ जाएं ट्रांजैक्शंस में से। अभी उनका इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे हम, और फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों में, हफ्ते 7-8 दिन में हम डेबिट क्रेडिट पे पहुँचने के बाद जिस दिन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने शुरू करेंगे तो उस दिन सबसे पहला काम ही ये करूँगा आपको कि फिर मैं आपको ये समझाऊँगा कि मैंने 3 मार्कर ख़रीदे हैं, 3 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, तीनों के तीनों अनबिक्ड हैं। अनबिक्ड समझते हैं? यस सर, अनसोल्ड। बिके नहीं है, अनसोल्ड, ठीक है। तो 3 खरीदे, तीनों नहीं बिके, एक सिनेरियो ये हो सकता है। 3 खरीदे, तीनों बिक गए, 2 सिनेरियो ये हो गए। तीसरा, 3 खरीदे, 2 बिक गए, 1 रह गया। ये तीनों सिचुएशन हो सकती हैं ना। तो ये इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीक में, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। जिस दिन इनकम स्टेटमेंट बनानी है उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सीखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली चीज़ यही सिखानी है, वरना तो आगे चल ही नहीं सकते। तो तब तक अगर ये कन्फ्यूजन आपको आए भी सही ना कि गुड्स खरीदी, बिकी कितनी, ये हिसाब आपने फिलहाल नहीं लगाना, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हेड्स को आइडेंटिफाई करके बुनियाद को पक्का करके ज़रा डेबिट क्रेडिट सीखना है। एक बार वो सीख जाएंगे, बस ये मुश्किल टाइम यही है, ये पहले 2 वीक्स जिसको आप आसान समझ रहे होते हैं, बेसिकली ये मुश्किल टाइम है। इसके अंदर आपने जितनी मेहनत कर ली, अपने आप को जितना खपा लिया डेबिट क्रेडिट के अंदर, इंशाल्लाह फिर सारी FAR1 के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि फिर FAR1 का सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट यही रहने हैं। हर टॉपिक नया आता है, उसकी थोड़ी सी साइंस होती है, हर पहले लेक्चर में आधा पौना घंटा उसकी साइंस खत्म, साइंस इतनी सी होती है टॉपिक की, बाकी फिर वही डेबिट क्रेडिट है जो आपने यहाँ पे सीख लेना है। तो खूब मेहनत के दिन है ये पहले 2 वीक्स, ठीक है ना, इसको इजी नहीं लेना। अच्छा, बातें कहाँ से कहाँ निकल गई। लाइबिलिटी की भी 2 तरह की नेचर होती है ना, कौन कौन सी? करंट और नॉन करंट। अच्छा, वो मेरे भाई नहीं, ये वाले भाई, सेकंड लास्ट रो, जो भाई ऐसे मुंह ला रहे थे, कुछ खा रहे थे, हाँ हाथ खड़ा करो। हाँ, करंट लाइबिलिटी पता है क्या होती है? क्या होती है? मसलन गलत जवाब पे कोई सजा नहीं है, हैं? जी कोई और मिसाल देना पसंद करें? आप दे दें जी, चलें आप दे दें। बैंक लोन 1 साल से कम अरसे के लिए लिया, लाइबिलिटी है, लेकिन पे करनी है साल के अंदर अंदर, तो करंट। और कोई भी बैंक लोन कर रहे वो तो एक हो गया ना, बैंक लोन 6 महीने के लिए कर लो, 2 महीने के लिए कर लो, 8 महीने के लिए कर लो, सर 11 महीने के लिए कर लो, 12 महीने के लिए कर लो। 10 एग्जांपल दे दी मैंने आपको, 12 एग्जांपल्स वो बनती हैं। और हो गया बैंक लोन हो गया, और जी और कोई जी? ये जब आपने इस भाई से आटे की बोरियों में पैसे लिए थे, तो आपने जो आटे की बोरियां वो करंट लायबिलिटी। आटे की बोरियां नहीं करंट लायबिलिटी, जो पैसे लिए वो करंट लायबिलिटी है। मैंने कहा ये एग्जांपल नहीं देनी है आपने, ये जब मौका आएगा तब आटे की बोरियों को सोचना है। फिलहाल जो लिखवाया था वो पढ़ा था घर जाके,
जी क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ भाई। करंट लायबिलिटीज़ में एक बैंक लोन की एग्जांपल लिखवाई थी, दूसरा क्रेडिटर। ठीक है, सोचने के लिए तो अब ज़िंदगी पड़ी है आपके। फिलहाल जो लिखवाया है ना वो कम से कम है, और फिलहाल सिर्फ उसको ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पे पहुँचोगे, लेकिन बुनियाद पहले ज़रा खुदाई करके बुनियाद डालिए ना। अभी पहली पहली ईंट रखी हुई है, ज़रा इसको पक्का कर लें। ठीक है, तो क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है। ये ग्लासेस वाले भाई, ग्लासेस वाले के भाई के पीछे वाले ग्लासेस वाले भाई जी, आप मुझे बताएंगे क्रेडिटर कौन होता है? वेरी गुड, पढ़े गए ना। तो परेशान हो गए आप, आपको पता जरूर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इधर भाई साहब बड़ा मुंह छुपा के बैठे हो। हाँ ठीक है, मसला हल कर लेना। अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड और ऑन क्रेडिट, ये कहा आपने। तो फ्यूचर में उस बंदे से अब पैसे आएंगे, तो ये एसेट है या लायबिलिटी है? तो मैं तो लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ। मसला हल करते जाए ना साथ के साथ, तो सादा सी बात है। अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको उधार पे चीज़ें बेची हैं तो फ्यूचर में उससे फ़ायदा आएगा, तो वो लायबिलिटी थोड़ा ही है, फिर वो बोझ थोड़ा ही है। तो क्रेडिटर की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, अ पर्सन फ्रॉम होम, बिजनेस के पॉइंट से जिसने नहीं ना सोचा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के दूसरी तरफ चले गए। देखो ना, मैंने इस भाई से उधार चीज़ें खरीदी, इसको उधार बेची। अब मैंने कहा जी मैंने इससे उधार चीज़ें खरीदी हैं, इसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, ये मेरा क्रेडिटर है। आपको कहनी नहीं सर, उसके एंड से सोचें आप उसके लिए क्या है, तो फिर तुमने कर ली अकाउंटिंग। सादा सी बात कही थी कि सिर्फ बिजनेस के पॉइंट से सोचना है अभी तो फिलहाल, उसके बाद आदत हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल, अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी है। फ्यूचर में हमें इसको पैसे देकर ही जान छुड़ानी पड़ेगी, बोझ है। और अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट, बिजनेस ने जिसको चीजें उधार में बेची हैं तो फ्यूचर में उससे कैश आएगा, फ्यूचर में उससे कैश आएगा, फायदा आएगा। तो ये डेफिनेशन डेटर की। ठीक है, मैंने इसीलिए क्रेडिटर और डेटर की डेफिनेशन को जरा रोक लिया था कि सारा पढ़ाने के बाद इकट्ठा पूछूंगा, और मुझे पता था ये होना है। ठीक है, तजर्बा भी कोई चीज़ होती है। तो भाई अब जल्दी से मुझे बताएंगे ब्लैक कैप वाले भाई डेटर की डेफिनेशन। कैप उन्हें ला ली, उन्हें क्या है, कैप नहीं फंसाया मैंने जी। उधार दिया हो, मैं ये नहीं पसंद करता। देखो, उधार दिया हो तो वो तो कैश दिया हुआ है, उसको डेटर कहना ज़रा मुनासिब नहीं है। एक बात थोड़ी सुन लें, थोड़ी सी एक बात सुन लें। सिर्फ डेटर और सिर्फ क्रेडिटर का लफ्ज़ नज़र आए तो समझ जाना ट्रेडिंग बिजनेस है, और उन्होंने अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी में उधार चीज़ें उठाई, तो वो बंदे से जिससे उठाई है क्रेडिटर है, और जिसको उधार चीज़ें बेची हैं वो डेटर है। ठीक है ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने इसको उधार दे दिया तो इस तरह से है, मैंने इसको लोन दिया है, गुड्स तो नहीं ना बेची, इसलिए ज़रा गुड्स तक रहे। ठीक है, तो एंड वाले भाई जी डेटर की डेफिनेशन साथ वाले आपके, अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमारा क्रेडिटर है ना, डेटर है। हाँ, परेशान कर दो ना एक आध दिन में ज़रा सा, ताकि आप पक्के हो जाए। ठीक है, बड़ी वेस्ट कोट ज़बरदस्त पहनी हुई है आपने, क्रेडिटर की डेफिनेशन ना सुनाओ तो क्या फ़ायदा इस वेस्ट कोट का। हाँ, ये हमारा डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, पक्की बात है, पक्की बात है। ठीक है, अब आखिरी बार सुन लो जी, डेटर कौन है? अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब चूंकि उसको चीज़ें उधार पे बेची हैं तो फ्यूचर में उससे कैश आना है, फायदा आना है, तो ये हमने कहा था एसेट है। और करंट क्यों है, कल बात हो गई थी। ठीक है, और अ पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज परचेज्ड गुड्स ऑन उधार, तो फ्यूचर में उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये बोझ है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये हमने अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे। अब आपके पास ना जी एक क्वेश्चन मौजूद है, एक जरा पेन कर ले, हैंडआउट्स आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा प्रोजेक्टर का आज इशू है, अगर यहाँ पे नज़र ना आए तो आपके पास बहरहाल हैंडआउट्स मौजूद है। अब आपने करना क्या है, अब काम आप लोगों का शुरू हो गया है, मेरा ख़त्म होने की तरफ जा रहा है असल में ना, अब मैं रिलैक्स किया करूँगा। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। एक बात अब और भी गौर से सुन लो, पहले 6 सवाल, 7वां 8वां तो कोई और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, 7वां 8वां सवाल वाला है, बस ऐसी चीज़ है, लेकिन वो छोटे छोटे सवाल हैं जो 6 के 6 सवाल हैं,
इनमें कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, आपको नज़र आएगा, ठीक है। और जानबूझ के इसको इसी तरह से रखा गया कि गुड्स अभी ना आए, आप बिल्कुल सिंपल से शुरू करें बात सीखना, ठीक है ना। तो ये 6 के 6 सवाल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, लेकिन जिम तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिम भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कभी ऐसा नहीं किया कि आप जिम में गए, जिम में जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं जी पहले मेंबरशिप फी दे दें, फिर वो कहते हैं जी आप मंथली सब्सक्रिप्शन होगी आपकी, आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और फिर आप सारा दिन वर्जिश करने के बाद शाम को मशीन वहाँ से उखाड़ने लग जाते हैं, कहते हैं मैं तो मशीन लेके जाऊँगा। वो मशीनें बेचने के लिए थोड़ा ही बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने एक जगह बनाई, वहाँ पे मशीनें लगाई, इंस्टॉल कर दी, आप वहाँ आते हैं, वो आपको सर्विसेज क्या देते हैं कि आप यहाँ एक्सरसाइज करें, और इस एक्सरसाइज करने, इस फैसिलिटी को यूज़ करने की हमारी, वो साथ ट्रेनर भी लगे होते हैं, हमारी इस सर्विस को यूज़ करने की आप फीस पे करें और शाम को घर को जाएँ, मशीनें यहीं छोड़ दें, ठीक है ना। तो जिम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बार सिर्फ इन ट्रांजैक्शन से गुजार के ये आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा हूँ कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़रा पहले ये देख लें, ठीक है। तो हर एक का जज्बा ये होना चाहिए कि जवाब मैंने देना है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत जवाब देने पे यहाँ कोई सज़ा नहीं दी जाती है, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा, ठीक है। ये पिलर के साथ बैठे हुए भाई, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हैं हम, कैपिटल है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही रहे हैं हम, ठीक है ना। डुअलिटी कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हो सकती जिसमें सिंगल इम्पैक्ट हो। अब मसला आ गया, कोई और नहीं बोलेगा, जिसे सवाल करूंगा ना वो बोलेगा, ठीक है। सबकी बारी आएगी, यहाँ कोई भी नहीं बचेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कैपिटल है, मैं कह रहा हूँ नहीं। अच्छा, हेड्स 5 पढ़ाए हैं, उन 5 में से कोई से 2 हेड्स इन्वॉल्व हुआ करेंगे हर ट्रांजैक्शन में, ये ज़रा बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ के मुझे बताओ 5 में से कौन कौन से 2 हेड्स इन्वॉल्व हैं। भाई जिससे सवाल पूछ रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ वही जवाब दे, ठीक है जी। गलत पे कोई सदा नहीं, ओके। हाँ, कौन सा? नहीं मुझे नहीं, क्या से नहीं आई ये वाले भाई जिन्होंने बड़े जोर से ऐसे से किया। हाँ, ये आप जो पीछे मुड़ के देखा जिसमें कमी हो रही है, किसके कैश में कमी हो रही है? और हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, नहीं होगी ना गड़बड़। ये गड़बड़ें दूर करने के लिए मैंने कहा पहले ट्रांजैक्शंस को पूरा सवाल ऐसे ही देखूंगा एक बार, अभी करेंगे नहीं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से सवाल को दोबारा करेंगे क्लास में। अगर ये पूरा होगा तो फाबिहा, ना भी हुआ तो इसको भी आप पूरा करेंगे और अगलों को भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। घर जाके आज खूब काम करेंगे आप, लेकिन उससे पहले पहले ज़रा ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। कोई तो हो भाई, कोई तो हो जो मुझे हाँ जवाब दे। सर जवाब है, तानु जवाब है, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा चलो, इंक्रीज डिक्रीज भी अगर बता दें तो अच्छी बात है। अब देखें इस ट्रांजैक्शन को कैसे हमने लिया करना है, हम किसके पॉइंट से सोचेंगे? बिजनेस, ठीक है ना। अब ये बिजनेस है, हमारे पास जगह है बन ही जाएगी। आपने ये बिजनेस के, ये बिजनेस है, बी इज अ बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस ओनर तो अलग सेपरेट पर्सन, ये ओनर है, देखो बेचारा ओनर, ठीक है। अब ओनर ने घर के दराज से 50,000 निकाला और बिजनेस में फेंक दिया। अब भूल जाओ इस ओनर को। अब आप इस गोल दायरे के अंदर, ये गोल, ये आपका कुआं है, आप इसके में, ये आप मेंढक इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। आपने अब इस सफियर के अंदर आ जाना है, इस गोल दायरे के अंदर आ जाना है, इस बिजनेस के अंदर आके अब आपने सोचना है बिजनेस में क्या हुआ। 50,000 आया, ये बिजनेस के अंदर एक दराज पड़ी है, इस दराज के अंदर ये 50,000 रुपये आ गए। उसका मतलब बिजनेस में 50,000 बढ़ गया, कैश 50,000 कैश बढ़ गया। इज इट सो? अब इधर नहीं जाना ओनर के घर से कैश कम हो गया, ओ भाई नहीं, ये तो फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है। छोड़ दो ओनर को, मैंने कहा आपने हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। अब बिजनेस में कैश बढ़ गया, बढ़ा,
इसी वक्त साथ ही बिजनेस जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको पर्सन बना दे जरा, ये भी एक पर्सन है, ये देखो ये बिजनेस, ये भी एक पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इस आर्टिफिशियल पर्सन के पास 50,000 आया और ये 50,000 एक अगर एक बंदा है, ये एक बंदा आर्टिफिशियल, ठीक है, तो ये खुशियां मनाएगा कि ओहो कैश आ गया, कैश आ गया, नहीं, बोझ महसूस करेगा भाई। आज अगर ये बिजनेस बंद हो जाए तो ये 50,000 अभी के अभी किसको वापस जाएगा? मुझे, आपको मिलेगा, इसको वापस जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कैपिटल पेएबल टूवर्ड्स ओनर है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही बिजनेस पे, ठीक है, लेकिन ये लायबिलिटी दूसरों से अलग है। बैंक से लिए हुए पैसे वो भी लायबिलिटी है, ठीक है, ओनर से लिए हुए पैसे बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी है। बिजनेस बेसिकली ना कोई जीती जागती चीज़ तो होती नहीं है। विरासत के अंदर दादाजी बिजनेस के फौत हुए तो इसको पैसे मिल गए, बिजनेस ने चलना है तो उसको कहीं ना कहीं से फाइनेंस की ज़रूरत है। तो ये फाइनेंस के दो ही मेन सोर्सेज हैं, या तो ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दे या कोई और इन्वेस्ट कर दे। ओनर करेगा इन्वेस्ट तो ओनर को प्रॉफिट्स जाते हैं, और अगर बैंक करेगा तो वो इंटरेस्ट लेता है इसके ऊपर। बैंक जो लोन शोन्स देते हैं वो क्यों देते हैं? वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं? बैंक जो भी लोन किसी को देगा, बैंक उससे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। तो बिजनेस को पैसे ओनर दे, प्रॉफिट कमाने के लिए देगा, बिजनेस को पैसे बैंक दे तो वो इंटरेस्ट कमाने के लिए दे रहा होगा। अल्टीमेटली जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस के पास कैश तो आ जाएगा जिसको बिजनेस यूज करना है, लेकिन बिजनेस के ऊपर ये कैश लायबिलिटी है, ठीक है। अगर ओनर की तरफ से आया है तो बंद होने पर ये ओनर को वापस जाएगा। अगर अदर्स से आया है, बैंक से आया है, किसी क्रेडिटर ने चीजें दे दी, पैसे देने हैं, अदर से कोई लायबिलिटी इनकर की है उन्होंने, तो बिजनेस बंद हो तो वो पैसे उनको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब पहली ट्रांजैक्शन के अंदर दो हेड्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश और कैपिटल। हम ऐसे बोला करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन को कैसे बोलेंगे? क्या? कैश और, पहले आइडेंटिफाई तो करें कौन कौन से हेड्स हैं। तो कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और कैपिटल। कैश, हाँ, कैश बढ़ा या कम हुआ? और कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? अब आप जिसने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बैठ के सोचना शुरू कर दिया ना, ओनर के घर जाके, तो उसके पास कैश कम हो रहा है तो फिर फंस गए वो, ठीक है। आपने वैसे गोल दायरे के अंदर आ जाना, ठीक है, और आपने नहीं देखना है ओनर से पैसा आया, कैश बिजनेस में बढ़ गया, साथ ही साथ बिजनेस से वो भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ी है। ये बिजनेस के कांधों पे ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से? कैश और कैपिटल। बोलने वाले पास हो जाते हैं, चुप होने वाले अगली बार बोलते हैं और फिर पास हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसी दफा बोलेंगे, और शोर नहीं मचाना, इतनी आवाज़ में बोलना है कि आपके अपने कान तक आवाज़ पहुंच जाए, दैट्स इट, ठीक है। मुझे नहीं शोर नहीं मचवाना आपसे, लेकिन पास तो करना चाहिए ना, आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो बोलना है आपने। अभी ट्रांजैक्शंस करेंगे, एंट्रीज पर पहुंचेंगे, तो बोलने वाले बच्चे ही पास होते देखे मैंने, ठीक है ना। हल्की आवाज़ में आपके अपने कान तक आपकी आवाज़ जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से, कितने हेड्स इन्वॉल्व हैं? ये तो दो ही होने थे। कौन कौन से? कैश और कैपिटल। अब बताओ एनालिसिस करके इंक्रीज डिक्रीज करो। हाँ जी, कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा, कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी को, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं जी बेटा। कैश भी अकाउंटिंग हेड ऑफ अकाउंटिंग। कैश बिल्कुल है, अकाउंटिंग हेड है। कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट। कौन सा वाला? करंट वाला। तो मेन हेड जहन में रखा हुआ है हमने, कैश एसेट तो है ना। कैश क्या है? वो अलग बात है कि तफसील थी पूरी, एसेट इज अ रिसोर्स, फिर हमने कहा था जिसकी लाइफ 1 साल ज़्यादा हो वो नॉन करंट, फिर उसकी एग्जांपल, फिर जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो वो करंट, फिर उसमें कैश की बारी आई थी। तो अल्टीमेटली कैश है तो मेन हेड क्या है ऊपर? एसेट। उसके आगे फिर सब क्लासिफिकेशन थी, कोई कैश है, कोई बैंक में पैसे पड़े हैं, कोई लैंड है, कोई प्लांट मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, सबके सब एसेट थी, ये सब एसेट है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि एसेट बढ़ाने की बजाय जो एसेट दरअसल बढ़ा है उसी का नाम लेना। अब तो थोड़े से बड़े हो ना, हर रोज थोड़ा बड़े हो जाया करेंगे, ठीक है ना। है कैश क्या? एसेट, ठीक है। तो अब वो एसेट अगर आपने एक स्टेप बीच में डालना है तो डाल लें, करना ऐसे तो कर लें कि जी बिजनेस में एक एसेट बढ़ा, उस एसेट का नाम कैश है, तो अल्टीमेटली यही कह रहा हूँ बिजनेस में कैश बढ़ गया और जहन के अंदर ये हो कि ये क्या है? एसेट है, ठीक है। तो भाई इस पहली ट्रांजैक्शन में कैश बढ़ा है और कैपिटल बढ़ा है। सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें। देखें ना, आप यही बात आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पता नहीं वो कौन सी अकाउंटिंग हो, तो शायद आप बड़े होकर सीख पाएँ।
कि उस बंदे की जेब से कैश निकल गया और उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन आप अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर आपसे अकाउंटिंग नहीं होने लगी। फिलहाल आपने हर चीज़ को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। बिजनेस की किताबों में ये बिजनेस का दफ्तर है, ये प्रेमिसेस है, आपने हमेशा इसके अंदर ही रहना है। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस किसी से करे आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना है, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ कोई करे आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोचना है, ठीक है। तो भाई पहली ट्रांजैक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। जी बोले सर, मतलब लायबिलिटी आपने तो लायबिलिटी का भी कहा था ना, क्या कि लायबिलिटी भी बढ़ेगी तो फिर 3 हेड नहीं ना। बेटा, कैपिटल इज अ लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, कैपिटल भी लायबिलिटी ही है। वो कैपिटल ज़रा अलग लायबिलिटी है बाकियों से। कैपिटल है पेएबल लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, और बैंक लोन है लायबिलिटी टूवर्ड्स बैंक, और क्रेडिटर है लायबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, उसको अलग नाम दिया जाता है क्योंकि ये ओनर की तरफ पेएबल है बिजनेस को, ठीक है जी। चलें आगे, दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ लें, याद है। परचेज्ड शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश। कोई खुद से जवाब नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। हाँ, थले नहीं मुंह करना, सफेद कपड़े वाले भाई जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो। ये वाइट कपड़े आप नहीं पहने हुए यार। हाँ, ये ट्रांजैक्शन पढ़ें, इसमें 2 हेड्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें पहले तो, ठीक है। और गलत आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ भी नहीं कहूँगा, एक्सपेंस है, ओके। बस एक ही हेड, एसेट है, एसेट भी एक्सपेंस भी है, 2 हेड से। अच्छा, सवाल नहीं, जवाब नहीं सही। रेड शर्ट वाले भाई, एसेट बढ़ा, पहले ये बताओ है कौन कौन से हेड, तेजियां ना दिखाओ, ठीक है ना। हाँ जी भाई, एसेट का नाम ही ले लो तो बेहतर है पहले ही दिन, ठीक है। शॉप क्या है, दुकान क्या है, अगर हम खरीद लें तो एसेट है ना, ठीक है, फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट बोलने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बस एसेट है। कैश भी एसेट है, शॉप भी एसेट है, ठीक है ना। आसान रखो बात को, तो उस एसेट का नाम ही लो। शॉप एक हेड इन्वॉल्व हो रहा है और कैश दूसरा हेड इन्वॉल्व हो रहा है। क्या मतलब, ये जो दराज में पैसे बिजनेस की आ गए, अब बिजनेस ने ये पैसे इस्तेमाल तो करने ही है ना, ठीक है। पैसे इस्तेमाल होंगे, बिजनेस चलेगा, तभी प्रॉफिट्स आएंगे। अब बिजनेस को जो ये पैसे दिए ओनर ने, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है आप समझ लें, ठीक है ना। तो बिजनेस ने इन पैसों में से कुछ पैसे इस्तेमाल करके एक दुकान खरीदी ताकि वहां पर चीजें रख के बेची जा सके। ये बात समझ आ रही है। तो परचेज शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश, ठीक है भाई। जिम है, जिम, तो जिम वाले ने दुकान खरीद ली, मतलब वहां पे उसने जिम बनाना है ना, ठीक है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो दुकानें बेचना ही उसका कारोबार था तो इसको परचेजेस कहें, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि इन छः सवाल जो आपको मैंने दिए आज हैंडआउट में, इन 6 में से किसी एक सवाल में भी हमने गुड्स बेचनी नहीं है, सादा बात, ठीक है ना। इसलिए परचेजेस पहले 6 सवालों में नहीं आएंगी, तब तक थोड़ा आप चलना सीख लेंगे, फिर बेतहाशा सवाल हैं गुड्स वाले, फिर गुड्स ही गुड्स वाले सवाल होंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो फिलहाल सादा बात, बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, क्यों? जब दुकान बिजनेस ने खरीदी है तो बिजनेस, अच्छा नॉर्मली ना बिजनेस जब एसेट खरीदता है ना तो उसका मतलब यही होता है कि वो बिजनेस के नाम पे खरीदा जा रहा होता है, ठीक है। बिजनेस के नाम पर ही एसेट्स होते हैं, बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खोला जाता है, बिजनेस के नाम के ऊपर सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट बिजनेस का खोलना है ना, तो बिजनेस जिस नाम से आपका रजिस्टर्ड होता है ना जहाँ पे भी, ठीक है, आप उसी नाम से वो अकाउंट नंबर ओपन करते हैं, अपने नाम से नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। बहरहाल बिजनेस ने जब दुकान खरीदी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस के पास एक एसेट बढ़ गया, उस एसेट का नाम क्या है? दुकान, शॉप। तो एक एसेट बढ़ गया, लेकिन डुअलिटी कॉन्सेप्ट है, दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? कैश पे किया तो शॉप खरीदी ना। अब शॉप वाला एसेट बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम कैश दराज में से कम हुआ, कैश पे करके तो दुकान खरीदी है। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल एक सवाल ही पूरा ना हो, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझाना असल मकसूद है, आपको समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, ये पहले मैंने आपको कहा बेसिक्स के अंदर ही थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार आप बेसिक्स में सही चल पड़ेंगे तो फिर आगे हर नए टॉपिक में डेबिट क्रेडिट बेसिक्स यही रहती हैं, बस हर टॉपिक की साइंस आती जाएगी, मसला नहीं होगा, ठीक है। तो जो जोर लगाना है यहाँ पे लगा लो। तो बात समझ आई। परचेज शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश, तो कौन से 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? शॉप और कैश। शॉप, हाँ ठीक है, बढ़ना कम होना बताना था, ठीक है, यूँ बोला करेंगे, तरतीब ये रखनी है, ठीक है, कि हेड्स ट्रांजेक्शन पड़ी तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन से 2 हेड्स हैं। कौन से 2 हेड्स हैं? शॉप और कैश।
अब बताओ, अच्छा शॉप भी एसेट है, कैश भी एसेट है, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक हेड एसेट में ही इंक्रीज और उसी हेड एसेट के अंदर किसी और सब हेड के अंदर डिक्रीज भी आ सकता है, आ रहा है आपके सामने, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ अगर कैश बढ़ा है तो दूसरी तरफ जो है वो लाइबिलिटी बढ़े, एक तरफ एसेट बढ़े तो दूसरी लाइबिलिटी बढ़े, एक तरफ कैश एसेट बढ़े दूसरी तरफ कैपिटल बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। एक ही हेड के अंदर देखो, शॉप भी एसेट है, कैश भी एसेट है, शॉप वाला एसेट बढ़ गया, कैश वाला एसेट कम हो गया, डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। को एक ही हेड के अंदर सब हेड भी इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होने वालों, ठीक है। तो भाई तरतीब क्या होगी, ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से, शॉप और कैश। एक बार ये बोल लेना है, उसके बाद बताना है इंक्रीज किस में डिक्रीज किस में, ठीक है। ये दोनों में इंक्रीज हो सकता है, दोनों में डिक्रीज हो सकता है, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज हो सकता है, आपने ट्रांजेक्शन पढ़ के अंदाजा लगाना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, शॉप और कैश। अब बताओ, शॉप बढ़ गई, कैश कम हो गया, शॉप बढ़ गई, कैश कम हो गया, मुश्किल है आसान, ये अकाउंटिंग है, बस ये अकाउंटिंग है, कुछ नहीं है अकाउंटिंग में। जी बेटा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैंने कल शायद ये बात की भी थी। देखें, आपने जो दुकान खरीद ली है, क्या ये दुकान सारे का सारा फायदा आज ही दे गई है आपको? नहीं। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट कहा था ना उसको, बिल्डिंग, तो ये शॉप बिल्डिंग ही है ना जिम के लिए। लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज। हाँ, ये थोड़ा सा ना बारीक सा फर्क है एक्सपेंस और एसेट में। एक बात याद रखिएगा, जो मैंने एसी खरीदा है, इसको मैं फिलहाल फिक्स एसेट कह रहा हूँ, है ये भी खर्चा, और जो मैंने बिजली जलाई उसका बिल आया वो पे किया, है ये भी खर्चा। दोनों में फ़र्क ये है कि ये बिजली मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं वापडा के ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ अप कर चुका हूँ, अब इनकर हो गया है ये खर्चा, मैंने उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन एसी वाला खर्चा आज करके सारे का सारा एक्सपेंस आउट नहीं किया जा सकता। मैंने बेसिक्स के बाद सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाना है फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। उसके अंदर पहली क्लास में सबसे बुनियादी बात यही होगी, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अभी समझ ना आए तो कोई बातें थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। सबसे बुनियादी बात ये होगी कि अगर ये एसी मैंने दुकान में लगाया और 5 साल मैंने सोचा कि इसको इस्तेमाल करना है, तो 5 साल तक ये खर्चा मेरे रेवेन्यू कमाने में हेल्प करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, अभी उसकी बारी नहीं आई, किसी दिन पढ़ाऊंगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ा ही रहा होता हूँ मैं ऐसे बात करके ना, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर देता हूँ, फिर मौका आने पे वो आपके जहन में थोड़ा सा बैठा होता है, थोड़ा तरकीब ऐसी है मेरी, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं इस लफ्ज़ को, लेकिन पढ़ा दूंगा, फिर आगे जाकर किसी वक्त पे लिखूंगा, तफसील से बात भी कर दूंगा, ठीक है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिलेटेड रेवेन्यू और रिलेटेड एक्सपेंस एक ही पीरियड में आने चाहिए। अब खुद सोचो, ये एसी का खर्चा मैंने आज कर दूं और ये एसी का खर्चा आज करने के बाद अगले 5 साल तक मैं इसी दुकान में बैठ के चीज़ें बेचूं, तो ये एसी ने मुझे अगले 5 साल फायदा दिया। अगर मैं इसको आज ही एक्सपेंस आउट कर दूं तो ये तो सही नहीं है। इस खर्चे से फायदा 5 साल में फैला हुआ है, तो इस खर्चे को भी 5 साल पे फैलाना है, ठीक है। अब ये अगला टॉपिक अगला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट को 5 साल पे डिवाइड करके एक्सपेंस आउट करेंगे, और उस डिवाइड करने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी नहीं आया, ठीक है। इसलिए वापस आते हैं रिवाइंड, ठीक है। ये ज़रा एडवांस बात हो गई, ये बात जिसको समझ नहीं आई वो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक की बारी आने पर इंशाल्लाह हम पूरी तफसील से बात करेंगे। 23-24 लेक्चर सिर्फ इस टॉपिक पे लगने हैं, जब हमने फिक्स एसेट खरीद के उसको डेप्रिशिएट करना है। इसलिए फ़िलहाल फिक्स एसेट खरीद के डेप्रिशिएट करना क्या होता है, छोड़ो इसको, आपके लिए इररेलेवेंट है। फिलहाल सादा सी बात, क्या आपने जो खर्चा किया है आपसे इसको फ़ायदा आना है ना, इससे आपको फ़ायदा आना है ना, गलत बोला मैं, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा आना है, अगर उस फायदे की उम्र 1 साल से ज़्यादा से फैली हुई है तो उसको आप फिक्स एसेट कहोगे, एक्सपेंस नहीं कहोगे, ठीक है। ये बारीक सा फ़र्क था। वैसे फिलहाल एक्सपेंस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जो हम गुड्स खरीद कर यूज़ कर चुके या सर्विसेज यूज़ अप कर चुके, ठीक है। बिजली आपने इस्तेमाल कर ली, बिजली आपने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। अब बिल आया, वो पेमेंट कर दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खर्चा अभी हमने करना है, या ये जो बिजली मैंने इस्तेमाल की इससे फ़ायदा भी मुझे आना है। नहीं, पिछले 1 महीना फ़ायदा ही तो उठाया था, उससे फ़ायदा उठा लिया, अब पेमेंट कर दी, ये एक्सपेंस हो गया। पेमेंट आज कर दी, फ़ायदा अभी कमाना बाकी है, तो इसलिए ये आज एसेट है, या एक्सपेंस बनेगा। ज़्यादा कंफ्यूज ना करो खुद को, ठीक है। अभी बेसिक्स, अभी समझो दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर में हेड्स,
को कहा करता हूँ कि एक लेक्चर हमारा अकाउंटिंग हेड्स हम समझते हैं, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन समझते हैं। तो फिलहाल सिर्फ जहन के अंदर 5 अकाउंटिंग हेड्स रखो और ट्रांजैक्शन में से उनको आइडेंटिफाई करो। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, वापस आए। शॉप खरीदी 10,000 कैश पे करके। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो शॉप बढ़ गई और कैश कम हो गया। शॉप को एक्सपेंस कहेंगे? शॉप को आज एक्सपेंस नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो हमने इसको खरीदा है, ये तो कई साल हमें फायदा देगी। तो डेप्रिसिएशन को दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए प्लीज। मैं जरा बहक गया था, मैं ये बातें कर गया। ठीक है, आप बस ये समझो कि शॉप क्या है, एक रिसोर्स है, जैसे एसी एक रिसोर्स है, इससे फ्यूचर में हमें फायदा आएगा, तो एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। फिलहाल ऐसे सोचना है। ठीक है, अगली बात मैंने कर दी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं वापस आपको इस जगह पे ले आया हूं। फिलहाल ये करते चले, टॉपिक आने पर फिर इंशाल्लाह डेप्रिशिएट भी करेंगे इनको। ठीक है ना, वहां फिर ये बात दोबारा करूंगा मैं, जो थोड़ी सी मैंने कर दी, ये करके ही फिर आगे चलेंगे। ओके, तो शॉप खरीदी कैश पे करके, तो बिजनेस में शॉप बढ़ गई, एसेट है, एक एसेट है बढ़ गया, और कैश एक एसेट है जो कम हो गया। क्लियर? ऐसे कर लेंगे जी क्वेश्चन। अगर पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, अच्छा फिर डेप्रिसिएशन को लेके चलेंगे। बेटा अभी तो मैंने कहा, मैंने गलती होगी मुझसे, डेप्शन मेरे मुंह से निकल गई है, माफ कर दूंगी। ठीक है, हाँ अभी कोई तकरीबन 2-2.5 हफ्ते अभी रुक जाओ। फिर इतनी को डेप्रिसिएशन करनी है ना हमने, सबसे लंबा लेंथी टॉपिक ही यही है। 23 से 24 लेक्चर लग जाते हैं उसको पूरे टॉपिक को करते हुए। इसलिए तसल्ली रखो, आपकी तसल्ली होगी तो आगे जाएंगे उस टॉपिक में, फिलहाल नहीं, इट्स टू अर्ली। ठीक है, तो एक बच्चे का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा मैं रोक नहीं पाया जवाब को, बस दे दिया। ठीक है जी, फिलहाल बस आप ये देख लो कि ये हमने जो खर्चा किया है इससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा आना है, इसलिए आप इसको एसेट कहोगे, फ्यूचर में फ़ायदा आना है। अभी एक्सपेंस, फ्यूचर में फ़ायदा आना है तो एसेट हो। ठीक है, और जो आपने फ़ायदा उठा लिया है उसको एक्सपेंस कहोगे। जिससे फ्यूचर में फ़ायदा आना है वो एसेट, जिसको आपने फ़ायदा उठा लिया जिससे वो एक्सपेंस। मजदूर, आपने अपने मुलाजिम से 1 महीने सर्विसेज ले ली, आपने उसको सैलरी दे दी, तो ये क्या है? एक्सपेंस। आपने 1 महीना दुकान को इस्तेमाल कर लिया, उसका किराया पे कर दिया, ये क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, जैसे ही आपने मुलाजिम की 1 महीना सर्विस इस्तेमाल की, अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उसको उसकी 1 महीने की तनख्वाह दो। तो आप कहोगे मैंने सैलरी एक्सपेंस इनकर कर लिया। कैसे इनकर किया जी? सर्विसेज ले ली उससे। आपने 1 महीना इस दुकान की प्रेमिसेस को यूज करके चीजें बेच ली, 1 महीने बाद लैंडलॉर्ड ने आके कहा किराया दो, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी बनता है, हमने 1 महीना आपकी प्रेमिसेस को, बिल्डिंग की प्रेमिसेस को यूज कर लिया है बिल्डिंग को, तो ये आपने जो किराया हमसे मांगा है ये अब हमारा खर्चा है, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, आपने 1 महीना बिजली इस्तेमाल कर ली, वापडा वाले आ गए, उन्होंने बिल पकड़ा दिया, अब आप क्या कहोगे? बिल्कुल जी बनता है, हमने 1 महीना बिजली इस्तेमाल कर लिया आपकी, तो ये मेरा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आपने एसी खरीद के लगा दिया, क्या आपने इससे फायदा उठा लिया? नहीं, तो फिर ये क्या है? इसमें फ्यूचर फायदा देना है, ये एसेट है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ऐसे फर्क कर लो, डेप्शन वगैरह को बाद में देखेंगे वक्त आने पे। जी बेटा, वो परचेजेज है सर, वही आपने बोला था कि एक्सपेंस पर ये मैंने आपको कहा था कंफ्यूजन होगा आपको, मार्कर से समझाया था। ठीक है, असल कहानी नहीं बताना चाह रहा, वैसे मैं थोड़ी सी सुना दूं। ठीक है, बाकी कान बंद कर लें। जो चीज़ हम खरीदेंगे और वो बिक जाएगी तो उसको हम एक्सपेंस कहेंगे, नाम परचेज होता है, और जो खरीदेंगे बिकने से रह जाएगी वो ऐसे में पड़ी होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा, तो तब तक जरा रुक जाओ ना, ये कंफ्यूजन तो पहले ही कह दिया था आपको आएगा। अब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने सिखाना शुरू कर दूँ तो बात और तरफ निकल जाएगी, बेसिक सीखने से बिल्कुल ही रह जाएंगे। फिलहाल जरा डेबिट क्रेडिट सीखने दूंगे। ठीक है जी, चलें आगे। कोई नहीं, फिलहाल कर लो थोड़ी बहुत बातें, पहले 2-3 दिन ही होते हैं आपको, उसके बाद तो फिर मेरी बारी होती है। जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। अब मुझे ये बात बताएंगे, ये इधर रेड शर्ट वाले भाई, ग्लासेस वाले जी, अच्छा फर्नीचर क्या है? लायबिलिटी है, एसेट है। कौन सा वाला वैसे है? फिक्स है, नॉन करंट। सही है, मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूं यार, जरूरी नहीं था वैसे। क्या कह रहे थे आप? फर्नीचर और कैश, कौन सा 2 हेड इन्वॉल्व हो रहे हैं? फर्नीचर और कैश। अच्छा, अगली बात, किसमें किसमें इंक्रीज आ रहा है, किसमें डिक्रीज आ रहा है? दोनों में इंक्रीज आ रहा है, दोनों में डिक्रीज आ रहा है, बताओ। नहीं, अब एसेट का नाम लो। ठीक है, दोनों एसेट है, पहले बता दिया आपने, एक एसेट का नाम फर्नीचर है, दूसरे का कैश है। अब अगली बात बताओ, फर्नीचर को क्या हुआ और कैश को क्या हुआ? हाँ,
मैं मान लिया, इंक्रीज डिक्रीज बताओ। फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। वेरी गुड, सही बताया आपने, ठीक है। अब तुम्हारी बारी आ गई है। हाँ, इतनी देर से चुप के बैठे थे ना मुझसे, बताना जरा। परचेज इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन कैश। नहीं ये भाई साहब, ये ग्लासेस वाले भाई साहब, वो ग्लासेस वाले भाई साहब नहीं, इस ग्लासेस के पीछे वाले ग्लासेस और ग्लासेस वाले के आगे वाले ग्लासेस है। बोलो बोलो बोलो, इधर देखो तुम, सफे को छोड़ दो। परचेज इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन कैश। हाँ, पहले आप जो क्या करो कि कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इक्विपमेंट और कैश। आपको पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट भी क्या है, एसेट, और कैश भी क्या है, एसेट। करंट नॉन करंट को दफा करो अभी फिलहाल, छोड़ो। अब करंट नॉन करंट की जरूरत मुझे कहाँ पड़ेगी जाकर, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। अभी बैलेंस शीट बनाने में 2 हफ्ते बाकी हैं, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल बस ये पढ़ते ही जहन में आ जाए, कैश भी एसेट है और इक्विपमेंट भी एसेट है। करंट या नॉन करंट ये बात जाए बाद में, ठीक है। बोलो आप। वेरी गुड, इक्विपमेंट बढ़ गया और कैश कम हो गया। लो जी, 10 रुपए का सवाल। 10 रुपए नकद तो नहीं है मेरे पास वक्त। अच्छा, देखते हैं, उधार कर लूंगा मैं। 10 रुपए मिलेंगे जो ये सवाल का जवाब सही देगा। हाथ देखो, फौरन ही खड़े हो गए, ठीक है, सारों के ही। अच्छा, कौन समझता है कि ये जवाब सही दे लेगा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, आप बताएं। परचेज ऑन क्रेडिट की है। तेरी ना पहचान, परचेज ऑन क्रेडिट किया, गलत जवाब। अच्छा अच्छा जी, नहीं 10 रुपए का मामला है, मैंने इतना नहीं बोलने देना। जी बोले बेटा। सर, हमारे पे लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट पे हमने इक्विपमेंट खरीदा है, तो वो अगला बंदा हमारा क्रेडिटर है और हमने परचेज किया है। वेरी रॉन्ग। चलो भाई, एक और मौका देता हूँ, ज्यादा मौका नहीं दूंगा। वो आखिर में भाई बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल आखिर में तो उमर साहब बैठे हुए हैं ना, उनको छोड़े, उनको पता है डेबिट क्रेडिट का, वो तो फाइनलिस्ट है माशाल्लाह। आप भाई ये जो कैप के साथ वाले भाई, हाँ आप रेड शर्ट और बीच में ब्लैक शर्ट, वो वाले, हाँ बता सकोगे? 10 रुपए मिलेंगे। तुम्हें 15 रुपए मिलेंगे, बोलो। और ना साथ वाले 7.5 कर लेंगे, ना बताना। चलो एक और चांस देता हूं। नहीं, हाथ नीचे करो, मेरी मर्जी है, ऐसे कैसे? कौन है जिसको जवाब नहीं आता होगा? यार आप ना ऐसे करो, ये भाई ऐसे करके बैठा है ऐसे, हाँ वो मुझे लगता है वो आना चाहिए। ओह नो यार, इसका नाम लिख लो, 10 रुपए इसको क्लास के बाद देने, ठीक है, मेरी तरफ से, ओके। अच्छा जी, पता कर लिया इसने जी, बिल्कुल सही कहा भाई ने। इक्विपमेंट बढ़ा, लेकिन इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे, ठीक है। पहले काउंटिंग पड़ी हुई है, सही से बताना। हाँ तो फिर 10 रुपए नहीं देने इसको। तुमने किसी हकदार का हाथ मार लिया है। मैं भी कहूँ इतनी जल्दी, ये सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन इस वक्त यही थी। ये कैसे समझ आ गई? चलो अब मैं ये समझाता हूँ, मेरे जैसे बच्चों को भी समझ आ जाए ना, ठीक है, अच्छे बच्चों को तो समझ आ गई होगी। इक्विपमेंट खरीदा बिजनेस ने, ठीक है, इक्विपमेंट, ये एक इक्विपमेंट था, बिजनेस को इस इक्विपमेंट की जरूरत थी, बिजनेस ने ये इक्विपमेंट खरीदा। मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, मैंने इक्विपमेंट ये खरीद लिया। अब जैसे ये इक्विपमेंट मेरे पास आया, मैं कहूँगा मेरा एक एसेट बढ़ गया, ठीक है। अब एक हेड तो हो गया, ओके। हर ट्रांजैक्शन दे देना यार 10, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हर ट्रांजैक्शन में 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये एसेट मेरे पास बढ़ गया, दूसरे एंड पे कैश कम हो गया। कैश कम नहीं हुआ, उधार पे खरीदा है, तो जैसे ही ये इक्विपमेंट उधार पे खरीदा, बोझ बढ़ गया, अब इसके पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इक्विपमेंट बिजनेस में बढ़ गया और बोझ कम हो गया। क्या? तो ये तो यही बात होगी, जैसे पहले कैश भी बढ़ा था और साथ ही लायबिलिटी बढ़ गई थी। बैंक से लोन ले बिजनेस तो कैश बढ़ता है और लायबिलिटी बढ़ती है, ये भी वैसा ही है। कैश नहीं लिया, इक्विपमेंट ही खरीद लिया किसी से, इक्विपमेंट खरीद के लाए, अब एसेट बढ़ गया, साथ ही साथ एक बोझ भी बढ़ गया। तो 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इक्विपमेंट और
क्रेडिटर नहीं कहना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्रेडिटर मैंने कल शायद आपकी क्लास में बात नहीं की, दूसरी में कर दी। बात मैंने ज़रूर की थी, वो बात मैंने ये की थी कि लफ्ज़ क्रेडिटर, लफ्ज़ डेटर और लफ्ज़ परचेज, इनको हम गुड्स के साथ मखसूस रखते हैं खामोश होने की सूरत में सवाल के, ठीक है ना। डेटर वो बंदा जिसको हमने गुड्स उधार पे बेची हैं, कौन सी, जिन गुड्स में हम कारोबार कर रहे हैं, जो हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ना, वो गुड्स अगर हमने उधार पे बेची हैं तो जिसको बेची हैं उसको डेटर कहेंगे। अगर वो गुड्स हमने उधार पे खरीदी हैं तो जिससे खरीदी हैं उसको क्रेडिटर कहेंगे। और अगर वो गुड्स बेचने वाली वो खरीदी हैं तो उसको परचेज का लफ्ज़ देंगे। यही तो फ़र्क था। अगर मैं मार्कर बेचने की कारोबार को कर रहा हूँ, मार्कर इस वक्त मेरे हाथ में आ रहे हैं बाबू, ठीक है, तो ये मार्कर मेरे लिए गुड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एसी मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो ये एसी मेरे लिए गुड्स नहीं है, ठीक है। सब बच्चे जागते रहें, कोई अगर साथ वाला सो रहा है तो आप उसको देख लें, हम साए के बड़े फूक हैं, ऐसे करके कोनी शोनी मार के जगा दें, हर बंदा अपने साथ वाले को देख ले। वैसे सो तो कोई नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, तो ये मारकर सब बच्चे अपने अपने हमसाए को देख लें, बता रहा हूँ, हर कोई अपने अपने हमसाए को देख, तसल्ली कर लें एक बार, हर किसी का हमसाया जाग रहे हैं, तसल्ली कर लें, तसल्ली कर लें, सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे, सब बच्चों का मतलब सब बच्चे अपने अपने हमसाए को देखें एक बार। सबके हमसाए जाग रहे हैं, सबके हमसाए जाग रहे हैं। हाँ, एक दो थे। अच्छा जी, जी बेटा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है आप, अच्छा नहीं, आप कह रहे थे हमसाया जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा ये मार्कर्स मेरे लिए गुड्स हैं, ठीक है, और वो एसी मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो फिक्स एसेट है। अब असल में ना कहानी कुछ इस तरह से, मैं यहां पर लिखता हूं ताकि कल कलां को बाद में ये काम भी आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। लव्स परचेज ही है। अच्छा यार, ये यहाँ पे ऐसे इधर इधर लिखूंगा, सही है। सारी रिकॉर्डिंग कर लो आप, सारी रिकॉर्डिंग कर लो कि मैं क्या क्या मसाइल से गुजर रहा हूँ, हद होगी वैसे। अच्छा जी, ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी को कल को बढ़ाना है, तो मुझे ये वाला दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। परचेजेस लफ्ज हमने पढ़ा, परचेजेस। अब परचेजेस का लफ्ज दो तरह से इस्तेमाल हो गया। मैंने मार्कर परचेज किया दुकान में बेचने के लिए, और मैंने ये एसी पर, ये मेरी दुकान है यहाँ तक, इतनी बड़ी दुकान थोड़ी होती है, मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, ठीक है ना। ये इस पिलर तक मेरी दुकानदार, एक ही एसी लगा, दुकान है मेरी, एक एसी लगा। अच्छा, ये मैंने मार्कर खरीदे इस दुकान में बेचने के लिए, वो भी परचेज है, ठीक है। मैंने एसी खरीदा दुकान में इस्तेमाल के लिए, ये भी परचेज है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर मैं परचेज करूं, ये अगला एस ना मिटा दो, जी, परचेज। अगर मैं परचेज करूं गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, तो इसको परचेजेस का नाम दिया जाता है। ये एक्सपेंस कब, एक्सपेंस ही कह लो इसको, ठीक है। यूं समझो कि जो खरीदते हैं वो बिक भी गई सारी, ठीक है। तो अगर मैं परचेज करूं गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, तो फिर मैं इसको परचेजेस कह दिया करूंगा। परचेजेस जब लिखा हुआ परचेजेस, सिर्फ परचेजेस, गुड्स परचेज ना भी लिखा हो, परचेजेस लिखा हो, तो मैं समझ जाऊंगा ये गुड्स खरीदी है फॉर सेलिंग पर्पस। और अगर मैंने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट लिखूं, फिक्स्ड एसेट लिख ले, कोई बात, ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट ही लिख दे जरा अभी फिलहाल स्टार्ट में। फिक्स्ड एसेट परचेज किया, फिक्स्ड एसेट फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए मैंने ये फिक्स्ड एसेट खरीदा है, ये एसी खरीदा है, तो मैं इसको परचेजेस का लफ्ज नहीं दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसको कहूंगा फिक्स्ड एसेट विद नेम, इसको अपने नाम से पुकारूंगा, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी बात थी, ये एक स्टेप आज आ गया। इससे आगे फिर जब रिटर्न्स की बात आएगी तो मैं रिटर्न्स भी यहाँ पे बता दूंगा आपको। लेकिन एक और चीज बताता चलूं, अगर हमने ये गुड्स खरीदी हैं उधार पे,
गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस थी, इनको खरीदा है उधार पे, तो मैंने कल ही आपको डेफिनेशन लिखाई है। गुड्स, अगर बिजनेस गुड्स खरीदे उधार पे तो जिससे खरीदे उसको क्या कहते हैं? डेटर ना। डेटर किसने हाँ किसने किया? सही से बताओ, साथ वाले किसके साथ वाले ने कहा डेटर पे हाँ? किसने कहा? शर्म करो, शर्म करो। अच्छा, उसने नाम लगाया जी। भाई गुड्स खरीदी हैं बेचने के लिए, लेकिन खरीदी हैं उधार पे, ठीक है? तो हम ये क्या है जी? ये है गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। जब खरीदा तो इसको कहा परचेजेस, जब खरीदा तो इसको कहा फिक्स एसेट अपने नाम से, ठीक है ना? गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस तो क्या कहते हैं? परचेजेस बढ़ गई। एसी खरीदे फॉर यूज तो कहते हैं एसी बढ़ गया, परचेजेस नहीं कहते। एक बात हो गई। अगर उधार पे खरीदें तो जिससे उधार पे खरीदेंगे उसको कहा जाता है क्रेडिटर। ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ये अल्फाज, ये स्पेसिफिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी के गुड्स खरीदी परचेजेस, गुड्स खरीदी उधार पे, जिससे खरीदी उसको क्रेडिटर। गुड्स बेची उधार पे तो जिसको बेची उसको डेटर कह रहे हैं, ठीक है? तो ये लफ्ज जो है ना, ये गुड्स के साथ स्पेसिफिक है ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। और अगर फिक्स एसेट खरीदें तो इसको हम पेबल कह देते हैं, ठीक है जी? पेबल विद नेम ही कह देते हैं, ठीक है? ओके, ये इसलिए ताकि हमारे ये ज़रा अलग अलग रहे, ठीक है? इसको फिलहाल नोट मत करें, क्यों? क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं। एक आधी चीज़ इसके मैं शायद मैं और भी डाल दूँ, तो जब कंप्लीट करूँगा तो इसी को कंप्लीट करूँगा, तो कंप्लीट होने के बाद आप एक ही बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए ये बात की थी। तो अगर परचेज करें गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, परचेजेस कहेंगे। और अगर परचेज करें फिक्स एसेट फॉर यूज इन बिजनेस तो फिक्स एसेट को अपने नाम से कहेंगे। उर्फ में आम वाला लफ्ज परचेज यूज नहीं करना। उधार पे खरीदी गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस तो जिससे खरीदी उसको क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है? नाम भी लिख सकते हैं उसका, क्रेडिटर फलां, ठीक है? लेकिन अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है यूज के लिए, बिजनेस में उधार पे खरीदा तो उसको क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, पेबल लिखेंगे। मतलब दोनों का एक ही है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, पेबल भी लायबिलिटी है, बस थोड़ा क्लासिफिकेशन डिफरेंट की है। ये कभी कभी होने वाला काम होगा बिजनेस में। फिक्स एसेट रोज नहीं खरीदता बिजनेस जाकर, बिजनेस में एक बार फिक्स एसेट खरीद के लगा दिए जाते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं। परचेजेस तो हर रोज कई बार हो रही होती है, ठीक है ना? और सही है, तो क्लासिफिक है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी, बस थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग अलग कर ली हमने। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ आती है, काफ़ी है। अच्छा जी, क्या? डेटर को डेटर ही कहेंगे। हाँ नहीं, डेटर क्या मतलब, क्या मतलब? मैं सवाल नहीं समझा। डेटर को पेबल कहते हैं। नहीं, क्रेडिटर को तो पेबल नहीं कहते, क्रेडिटर को तो क्रेडिटर ही कहते हैं। मतलब वो तो उससे रिलेटेड है ना, जब गुड्स की बात करेंगे तब हम क्रेडिटर का वर्ड यूज करेंगे, जब गुड्स की बात नहीं करेंगे तब पेएबल का। हाँ, तो डेटर की बारी को ट्रांजैक्शन सामने आने दो ना, फिर मैं उसको रिसीवेबल कहूँगा, फिलहाल नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, मैंने तो नहीं कहा रिसीवेबल, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है? वो जब आएगी कोई ट्रांजैक्शन तब देखेंगे, ठीक है? अभी नहीं देखना। हाँ भाई, तो यहाँ थे हम, 10 रुपये का ये सवाल था। परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। अब दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से? एसेट ना कहा करो, अब बड़े हो जाओ। इक्विपमेंट कहोगे तो मतलब एसेट, दिमाग में एसेट चल रहा हो जी। इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट, यही तो फर्क बताना था आपको। क्रेडिटर नहीं कहना इसको, ठीक है? हालांकि कोई क्रेडिटर कह भी दे तो गलती कोई नहीं है इतनी बड़ी। देखिए, मैं ज़रा बुनियाद में आपको ना थोड़ा सा इन क्लासिफिकेशन को अलग करना सिखा रहा हूँ। कोई क्रेडिटर लिख दे तो टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन क्रेडिटर का लफ्ज़ ना हम आम में ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मिक्स ना हो। वो रोज़ का होने वाला काम है और फिक्स एसेट कभी कभार खरीदा जाने वाला पहली चीज़ होती है, ठीक है ना? तो इसलिए उसको पेबल ही कहना है। ओके, कोशिश करें। टाइम तो नहीं होगा क्लास पर? अच्छा, तो देख लो सर, नाम देख लो। अभी क्लास में ना देखना अपनी, अभी देख लो, ठीक है? इधर देखो, तमाशा मैंने इधर लगाया हुआ है। अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, ट्रांजैक्शन क्या है जी? बोलो 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 बोलो। कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? आज काम नहीं चलेगा सर इससे, बहुत एक्सपेंडेड है ये, आज काम नहीं चलेगा इससे, ये ज़्यादा है। चल जाएगा, चलो सही है जी। बोलो 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 बोलो। इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट, पास होने वाले बोला करते हैं, ठीक है? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, शोर नहीं मचाते, वो तो बदतमीज बच्चे होते हैं। तो इक्विपमेंट और
पेएबल फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बढ़ गया और पेएबल फॉर इक्विपमेंट, अच्छा वो भी बढ़ गया। बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन यही थी, ठीक है। और सही है, ऐसे नहीं 10 रुपए का इनाम इसके सर पे रखा हुआ था मैंने, इस ट्रांजैक्शन के सर पे 10 रुपए इनाम था जी। तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इक्विपमेंट और पेएबल फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है? अच्छा अब यूं कहा करूंगा मैं, एक बात थोड़ा सा चेंज करूंगा, चलो आज शायद ना भी कहूं, वैसे मेरी तरतीब ये होगी कि मैं यूं कहा करूंगा, इक्विपमेंट और पेएबल फॉर इक्विपमेंट, ये दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इक्विपमेंट बढ़ रहा है, इक्विपमेंट एक एसेट है और बढ़ रहा है, पेएबल फॉर इक्विपमेंट एक लायबिलिटी है और वो भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन चलो अभी फिलहाल पहली बार सवाल से ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी, सही है। ये 10 जनवरी को क्या हुआ? और ये तो हो गया 13 जनवरी। ये येलो शर्ट वाले भाई ट्रांजैक्शन खुद ही पढ़ो, चलो पढ़ मैं देता हूँ, साथ वाले नकल कोई ना कराए जी। रेंडर्ड सर्विसेज, रेंडर्ड सर्विसेज, भाई उधर रखो उधर उधर, ऑनलाइन बच्चे देख लें। रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ऑफ 20,000 इन कैश। मेरा पहला सवाल, टाइम कितना रह गया? ओह नो, मेरा पहला सवाल, यार टाइम जल्दी नहीं गुजर गया हैं? 15 मिनट, मैं तो लेट नहीं आया यार, क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, फिर भी टाइम जल्दी गुजरा नहीं यार, इतना नहीं, ये सवाल तो पूरा हो जाना चाहिए। चलो खैर, रेंडर्ड सर्विसेज, अगर जिम है और उसने सर्विसेज देनी है, ले हमारे कोई बात नहीं कर, जिम है और सर्विसेज देनी है तो उसने अपने जिम्मे जो काम था वो कर लिए, यानी कि जिम ने ये रेवेन्यू कमा लिया है, दूसरी तरफ कैश रिसीव भी कर लिया है। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक कैश और दूसरा रेवेन्यू। कैश बिजनेस में कम हो गया, आए हैं पैसे, फीसें आई हैं, मेंबरशिप फी आई है, मेंबर्स ने पैसे दिए हैं, क्या ख्याल है? और जिम की तरफ से सोचो ना, तुम खुद जिम में पहुंचे हुए हो, मैं वर्जिश करने का मैंने पैसे दिए, तो पैसे कैसे बढ़ गए? मैंने तो आपको कहा हुआ है कि आपने बिजनेस के पॉइंट से सोचना है, तो जिम के पॉइंट से सोचो, तो जिम के पास पैसे बढ़ गए, ठीक है। और दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं तो जिम वाले कहेंगे कि हमने ये रेवेन्यू कमा लिया। तो इस ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व हुए, एक रेवेन्यू और दूसरा कैश, एक रेवेन्यू दूसरा कैश। ऐसे करना ट्रांजैक्शन को, बस एनालाइज करना सीख लो, कोई नहीं मसला, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक रेवेन्यू दूसरा कैश। रेवेन्यू, हाँ पता है मुझे, इनको होती है, रेवेन्यू बढ़ गया और कैश भी बढ़ गया, ये बनाना है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे मुश्किल ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। कैश बढ़ गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया, क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट जी बेटा। रेंडर्ड, ड किधर है, किधर है सवाल, किधर? ड का मतलब क्या होता है? हो गई है, रेंडर्ड, रेंडर हो गई, हो चुकी, ग्रामर तो नहीं पढ़ा ना मैं, सर्विसेज दे चुके हैं, रेंडर कर चुके हैं, एक महीना उनको जो सर्विसेज देनी थी वो दे चुके हैं, एक महीना जितने भी हैं वो कह रहे हैं हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, रेंडर हो चुकी हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए ना, कमा लिया उन्होंने, ठीक है। ये ड पे गौर करो। अच्छा जी नेक्स्ट, 17 जनवरी, कोई नहीं अगली क्लास मेरी है यहाँ पे, टेंशन नहीं है जी। 17 जनवरी, पेड फॉर इक्विपमेंट 15,000 विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी। पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। हाँ भाई, एक मिनट, समझ आइए ट्रांजैक्शन की। वो जो 10 जनवरी को उधार पे इक्विपमेंट खरीदा था, किधर गया मेरा इक्विपमेंट? ये जो उधार पे खरीदा था ये वापस कर दिया, इसके पैसे पे किए हैं, वो जो लायबिलिटी थी, अब इक्विपमेंट हमारे पास ही है लेकिन जो बोझ पड़ा था वो उतारा है। तो फिर कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? पेबल फॉर इक्विपमेंट वाला बोझ और कैश। बिजनेस में बिजनेस के ऊपर जो बोझ था फॉर इक्विपमेंट, पेबल फॉर इक्विपमेंट,
वो इस ट्रांजैक्शन में बढ़ गया, कम हो गया। क्यों कम क्यों हो गया भाई? बोझ पे करेंगे तो कम ही होना है, ठीक है। तो पेएबल फॉर इक्विपमेंट कम हुआ और कैश बढ़ गया। परेशान हो रहे हो? समझ आ रही है? चुप क्यों हो गए जी? पेएबल फॉर इक्विपमेंट, एक दो हेड्स इन्वॉल्व है ना, पेएबल फॉर इक्विपमेंट और कैश। अब हमने लायबिलिटी को जब पे किया तो लायबिलिटी भी कम हुई और कैश भी कम हो गया, ठीक है। तो पेएबल फॉर इक्विपमेंट कम हुआ और कैश भी कम हुआ। रेड शर्ट समझ आ रही है? देख लो। किसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही निकल जाए क्लास से। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। किसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही बताएं? दिल रखने के लिए किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। लो भाई, इससे अगली एडजस्टमेंट करा दूं, उसके बाद 3-4 एक जैसी ही हैं। पेड, ओए होए होए, ये जो मेरा दोस्त बैठा है ना, ऐसे करके हाथ बांध के हैं, भागने लगा पेड कहीं आपका। ये ट्रांजेक्शन आपने बतानी है मुझे, ठीक है? कोई और नहीं बोलेगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जाइन 3000 इन कैश। बोलो। एक्सपेंस और कैश, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे सर एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। क्या मतलब? आप बिजली का बिल पे करते तो एक्सपेंस बढ़ जाता है। सही कह रहा है, परेशान नहीं होना भाई साहब। ये कभी नहीं सोचना कैश कम हो गया तो एक्सपेंस कम हो गया। नहीं नहीं नहीं, दरअसल कहानी कुछ ऐसे है कि बिजली 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद मेरा ये एक्सपेंस बढ़ चुका है। मैंने बिजली इस्तेमाल कर ली, एक्सपेंस इनकर, मतलब यूज अप कर ली तो एक्सपेंस इनकर हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। अब इससे जान छुड़ाने के लिए पे करना पड़ता है तो हम पे कर देंगे। आगे जाके कुछ सवालों में ना एक्सपेंस बढ़ेगा, पे नहीं करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आप बिल पे ना करो तो आप पे बोझ तो है ही ना, लेकिन फिलहाल पे कर दिया हमने, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा भाई ने। तो चातियां ना मारे, दरवाजा बंद कर दें। ओके, आप बाहर खड़े हो जाएं और बाहर से किसी को चाती नहीं मारने देंगे, खास तौर पे मिस को। जी कहाँ हैं हम? अगली मेरी अपनी क्लास है ना, टेंशन होनी ना जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और कैश, ये दो। अच्छा, सिर्फ एक्सपेंस नहीं बोलना, अब नाम आ गया ना, उसका नाम पूरा लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और कैश, ये दो हेड इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, सही है। अब सुनो, 27, 28, 29 सिर्फ नाम बदले। टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंस होती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, ठीक है। तो तीनों एक जैसी थी, उस जैसी, इनके मैंने इसमें टाइम ज़ाया नहीं किया। नेक्स्ट, 31 जनवरी क्या होया? विथड्रू 3000 फ्रॉम बिजनेस। एक बात याद रखना, सिर्फ इतना लिखा हो तो ड्राइंग का फतवा जारी मत कर देना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फॉर हिज पर्सनल यूज। जब तक ये बात ना लिखी हो आपने ड्राइंग का फतवा नहीं देना। अभी आज तो कैश ही है ना, कल पैसे बैंक में भी सवाल के अंदर आएंगे, बैंक में हम पैसे जमा करवाएंगे तो बैंक से लिखा होगा पैसे विदड्रॉ कर लिए फॉर बिजनेस यूज। क्या मतलब? देखो, बिजनेस के पास दराज में पैसे पड़े होते हैं और जो इजाफी हो जाए बैंक में भी जमा हुए पड़े होते हैं। कभी दराज में ज़्यादा हो जाए तो दराज से निकाल के बिजनेस वाले बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और कभी कैश में ज़रूरत पड़े ना पड़े हो तो बैंक से निकाल के कैश में भी रख दिए जाते हैं। तो सवालों में ट्रांजैक्शन आ जाएगी, होमवर्क के अंदर लिखा होगा विदड्रॉन 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ड्राइंग कह दो, विदड्रॉ का लफ्ज दे के फतवा जारी कर दो, नहीं। उसका मतलब ये होगा कि बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो गए, कैश में बढ़ गए। बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। बैंक से पैसे निकाले, कैश की दराज में रख लिए, बिजनेस के अंदर ही पैसे पड़े हैं, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाले हैं, तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया। और अगर कैश की दराज में पैसे ज्यादा हो गए, बैंक में जमा करवाए हैं, तो कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। आप समझ रहे हो? ठीक है ना। तो विदड्रॉ के लफ्ज से परेशान नहीं हो जाना, एकदम से बता देना, थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विदड्रू 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इन कैश। अब कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं?
हाँ, कैपिटल नहीं बोलना, वो कहाँ पे इनको नेट करना है, ये कॉन्ट्रा, ड्राइंग्स इज कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल का उलट है ड्राइंग्स। लेकिन फिलहाल इनको अलग अलग करके चलेंगे, एंट्री सीख लेंगे। जिस दिन बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं जहाँ पे नेट करना होगा नेट करके आपको बता दूंगा कि कॉन्ट्रा है इसलिए नेट करेंगे, पर अभी वो वक्त नहीं आया। अभी कैपिटल का आना अलग रिकॉर्ड करो और ड्राइंग्स का जाना अलग रिकॉर्ड करो, ठीक है? ये बात समझ गए? बात समझ आई है ना? अभी अलग अलग रखना है। अभी ये नहीं कहना ये कैपिटल का कॉन्ट्रा है तो कैपिटल उलट कर ले, कैपिटल कम हो गया, नहीं नहीं नहीं, कैपिटल को भी कम नहीं करना। बस सिंपल, ओनर से पैसा बिजनेस में आएगा तो हम कहेंगे कैपिटल बढ़ गया, बिजनेस से पैसा ओनर की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे ड्राइंग्स बढ़ गई, ठीक है? ओके, तो फिर ये ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ड्राइंग्स दूसरा कैश, एक ड्राइंग्स दूसरा कैश। ड्राइंग्स बढ़ गई, कैपिटल कम हुआ है, मुझे पता है आपके ज़हन में जो आ रहा है वो सही आ रहा है, इनको कब नेट करना है वो बात की बात है। मैंने कहा अभी हम अलग अलग रखेंगे, जब भी कभी ओनर से कुछ भी बिजनेस में आएगा हम कहेंगे कैपिटल बढ़ा, जब भी कभी बिजनेस से ओनर की तरफ कुछ जाएगा हम कहेंगे ड्राइंग्स बढ़ी, कैपिटल कम होना अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? इनको कहां पर हमने करना है नेट वो वक्त अभी दूर है, ओके? तो इस ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हो गया, ठीक है? सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आखिरी कर लें, उसके बाद फिर आपका होमवर्क पता क्या होगा? भाई कितना टाइम हो गया? अगली क्लास कितने बजे? 9:15, चलें ठीक है। चलें फिर एक काम करते हैं, स्लोली स्लोली ही चाहिए चलने में बात वो। ये काम तो अब आप हर सवाल में कर सकते हैं ना, ठीक है? वैसे मेरा दिल तो असल में ये था कि मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ बता दूं, ठीक है? और थोड़ा सा तरतीब, बल्कि इस सवाल में थोड़ी सी तरतीब बता ही देता हूँ, कोशिश तो कर सकते हैं हम, बाकी सवाल तो मैंने खुद करवाना ही है आपसे, ठीक है? चलो देख लेते हैं। मज़ा आया? अगली क्लास में इतना काम हो ही ना, ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा? चलो नहीं हो रहा तो इधर चला गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन है, बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं? एसेट्स। एसेट्स, ठीक है? ये एसेट्स के अंदर आपको पता है कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, डेटर भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे स्टॉक भी हो सकता है, बहुत सारे एसेट्स, ठीक है? जो हमने करंट पढ़े चाहे नॉन करंट पढ़े, मैंने कह दिया एसेट्स। एसेट्स को हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस है, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है? अब ये जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज पड़े होते हैं ना, ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले कहा था, ये बिजनेस को प्रोवाइड किए जाते हैं दो तरह से। बिजनेस खुद चूँकि जीती जागती तो कोई चीज़ है नहीं, इसके अपने पास तो कुछ नहीं पड़ा होता, बिजनेस के पास जो भी होता है वो दो तरह से उसके पास आता है, यानी कि बिजनेस को फाइनेंस दो तरह से किया जा सकता है, या ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है या लोग दूसरे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखो बैंक भी पैसे इन्वेस्ट ही कर रहा होता है, जब बैंक लोन देता है, इस बिजनेस को बैंक ने अगर लोन दिया तो बिजनेस ने इस बैंक में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? और बिजनेस ने उसके ऊपर रिटर्न क्या लेना है? इंटरेस्ट, ठीक है? तो जो भी एसेट्स बिजनेस के पास पड़े होंगे, जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा इक्वल हुआ करेंगे रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स यानी लायबिलिटीज, ठीक है? ओके, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस जो हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे जी? रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर। ओनर ने कैश ला के बिजनेस में रखा, ये कैश का रिसोर्स बिजनेस में बढ़ गया, कहाँ से आया?
ओनर से। अब वो कैश बिजनेस यूज़ करेगा, गुड्स खरीदेगा, फिक्स एसेट खरीदेगा, फिर प्रॉफिट्स आएंगे, बिजनेस कमाएगा जो पैसे वो इसी इन्वेस्टमेंट से ही कमाएगा ना। तो जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास होंगे वो हमेशा मजमुआ होंगे इन दो चीज़ों का, यानी कि बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो इन दो जगहों से ही आ सकता है, या तो उसको उसमें ओनर ने इन्वेस्टमेंट की थी या किसी और ने इन्वेस्टमेंट की थी। फिर जो बिजनेस कमाएगा प्रॉफिट्स वो भी इधर ही ऐड होकर कैपिटल को ही बढ़ाएंगे ना, क्योंकि बिजनेस ने जो कमाया वो भी ओनर का ही होता है। लेकिन अभी मैं उस तरफ बात लेकर नहीं जा रहा। फिलहाल बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने मैंने रखी कि एसेट्स हमेशा बराबर होंगे रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर। ठीक है, ओके। और इसको कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी, यही अकाउंटिंग है। सही अकाउंटिंग हुई पड़ी होगी तो एसेट्स हमेशा बराबर हुआ करेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपकी अकाउंटिंग सही होगी। ठीक है, सही अकाउंटिंग सीखेंगे हम, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ तो मैं कल करूंगा। आपने इस सवाल में इसको अप्लाई कैसे करना है जरा ये देख लें। अब मैंने आपको ये सवाल करवाया है, ये सवाल मैंने आपको करवाया ना, आज डिस्कस किया है। अब इधर देखो, सवाल की पहली ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हैं? अब तो सारा सवाल करा दिया है ना, बोलो। कैश और कैपिटल। ठीक है, कैश एसेट है और एसेट बढ़ गया, और कैपिटल ही है वो भी बढ़ गया। अब आपने इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट करना है। कैसे? इधर देखो, पहली ट्रांजैक्शन, मैं डेट नहीं लिख रहा फिलहाल। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन आप यूँ लिखोगे एसेट्स के ऊपर, ऐसे ना, ये तो मैंने ऊपर वैसे ही अंग्रेजी लिख दी, आपने ये नहीं लिखनी, आप सिर्फ लिखोगे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब एसेट की ना जगह आपने थोड़ी सी लंबी रखनी है अपने रजिस्टर में। ठीक है ना, एसेट की जगह थोड़ी सी ज़्यादा रखनी, क्योंकि एसेट्स ज़्यादा होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब करोगे क्या, आप यूँ लिखोगे कैश, और कैपिटल तो कैपिटल है, उसके लिए सब हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ ट्रांजैक्शन क्या हुई है? कैश बढ़ा है, कैपिटल भी बढ़ा है। कैश एसेट है इसलिए मैंने एसेट्स में लिख दिया। कितने से बढ़ा? 50,000, तो प्लस 50,000। ठीक है, और कैपिटल प्लस 50,000। ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, ओके। मैंने डेट नहीं लिखी, यहाँ पे डेट लिखनी चाहिए थी। ये बात समझ आई? तो जो काम किया वही रिपीट कर रहे हैं ना दोबारा। ये देखो एक और ट्रांजैक्शन को, ये फिर ट्राई करना है। कल फिर मैं ये सवाल खुद करवाऊंगा भी सही, लेकिन आपने अगले 6 के 6 सवालों में इसको अप्लाई करके आना। फिर मैं कल एक सवाल खुद करवाऊंगा, एक सवाल आपसे इसी क्लास में करवाऊंगा और खुद देखूंगा जाकर, तभी मेरी तसल्ली होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह एफर्ट तो शुरू हो जाए ना आज से। आज आप फारिग ना बैठे, इसलिए मैं जाते जाते ये आपको करवा रहा हूँ। पूरा एक सवाल में, इन 6 में से कोई एक मैं खुद करवाऊंगा कल आते ही पूरा क्लास में, और फिर इन 6 में से कोई एक मैं आपसे क्लास में अपने सामने भी करवाऊंगा, चाहे आपने घर पे किया हुआ भी हो, लेकिन 6 के 6 चेक भी करूंगा कि ट्राई हुए हैं। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज दुकान फॉर 10,000 ऑन कैश। अब आपने काम क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है शॉप और कैश। जल्दी बोलो, क्या हुआ? शॉप बढ़ी, कैश कम हुआ। शॉप क्या है? एसेट है, तो इधर शॉप लिख लिया मैंने। सेकंड ट्रांजैक्शन है, डेट आप लिखोगे ना ऐसे, यहाँ पे डेट लिखना, 1 2 ना लिखना। ठीक है ना, अब शॉप बढ़ी, कैश कम हुआ। शॉप कितने से बढ़ी? 10,000 से शॉप बढ़ गई, और 10,000 से कैश कम। बात समझ आ रही कैसे चल रहा हूँ? ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन कर लो फिर छुट्टी देखो। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हुआ। ये नहीं करता, ये आसान है। ठीक है, ये आसान है। हाँ, मैं पेबल वाली करने लगा हूँ। ठीक है, पहले तो जी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फर्नीचर, कैश तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। क्या एक बार कैश लिखा गया ना, अब कैश हमेशा उधर ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर कॉलम में प्लस लिखोगे, कैश कम हो गया, वहाँ पे कैश में माइनस लिख दोगे। ठीक है, अब वो ट्रांजैक्शन पे आओ जो पेबल वाली है। जी, 10 जनवरी को
परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। इक्विपमेंट बढ़ा और पेएबल फॉर इक्विपमेंट भी बढ़ा, ऐसे ही है। इक्विपमेंट क्या है? एसेट। तो आप एसेट्स के अंदर यहाँ पे लिखोगे इक्विपमेंट, यहाँ पे लिख दोगे ये बढ़ गया प्लस के साथ इस कॉलम में। पेएबल फॉर इक्विपमेंट क्या है? तो लायबिलिटीज में आओगे फिर, ठीक है। और लायबिलिटीज में आके यहाँ पर लिखोगे पेएबल फॉर इक्विपमेंट, ये हेडिंग बन जाएगी, ओके। और इसके अंदर इधर भी प्लस आ जाएगा, तो प्लस और प्लस। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है फिलहाल ये ज़रा देख लें। अभी आपने इनकम्स और एक्सपेंसेस वाली ट्रांजैक्शंस को नहीं छेड़ना, वो कल समझाऊंगा फिर ही छेड़ना है, ठीक है। तो मैं टिक कर रहा हूँ ट्रांजैक्शंस, आप भी जल्दी जल्दी वो टिक कर लें, कल सिर्फ उनको ट्राई करके आना है आपने, ओके। फिर मैं कल इनकम एक्सपेंस को आपको जब सिखा लूँगा तो तब आपने करना है। तो पहले सवाल में 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5, 8, 10, 13 नहीं, 13 नहीं, 13 में तो रेवेन्यू आ गया ना, ठीक है। 13 को रहने दें, 17 कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने 13 नहीं करना, 26 नहीं करना, 27, 28, 29, 30 पहले सवाल के अंदर इन ट्रांजैक्शंस को आपने नहीं छेड़ना, क्लियर। उसके बाद अगले सवाल पे आए। 1 जुलाई ओके है, फिर 3 जुलाई ओके, 5 जुलाई की करनी है, 8, 10 को छोड़ दें। वैसे आइडेंटिफाई कर लेना है, इनमें भी आइडेंटिफाई करना है हेड्स को, इंक्रीज देखना है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह से नहीं सोचना, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करें, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए ना, बेस बन गई है, ठीक है। आपने सारे सवालों के अंदर छोड़ेंगे, मैं समझ रहने में ये काम नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे, कुछ छोड़ें कुछ करें। आपने 6 के 6 सवालों को करना और 6 के 6 सवालों के अंदर आपने हर ट्रांजैक्शन में हेड्स को आइडेंटिफाई करना है। और उस ट्रांजैक्शन के सामने ही बेशक आप ऐसे लिख लेंगे, जैसे आपके सामने आया पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 1500 बाय कैश, आपने इसके आगे लिख लेना है यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और कैश, ये 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले आपने यूँ लिखना है। फिर आपने कहना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया बस सामने और कैश कम हो गया। ये काम आपने 6 के 6 सवालों में करना है। इधर 6 सवाल है, 7वां 8वां छोड़ दें, ठीक है। ये काम करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन समझा दी, शुक्र है मैंने, क्योंकि कल मैंने उसी को पढ़ाना है। वो मैं कल सवाल पे खुद पहला करवाऊंगा, इनकम एक्सपेंस भी समझाऊंगा। आपने 6 के 6 सवालों में क्या करना है, समझ आ गई? इसको कहते हैं एनालाइज करना ट्रांजैक्शन को। तो आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, जो 2 हेड्स इन्वॉल्व हो वो आपने सामने, सुन लो बैठो, वो आपने सामने लिख लेने हैं और इंक्रीज डिक्रीज ऐसे आपने तीर के साथ लगा देना है। टाइम ज़्यादा ना लगे, समझने में टाइम लगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हेड्स आइडेंटिफाई करना है, इससे पहले सवाल में किया, और इंक्रीज डिक्रीज लिख के कल आना है, मैं आपके पास चेक करूंगा ये, ठीक है। जिन्होंने इसके ऊपर लिखना है वो इसके ऊपर लिख लें पेज के ऊपर, और जिन्होंने रजिस्टर पे लिखना हो वो रजिस्टर पे बस ऐसे कर लें, डेट लिखते जाएं और सामने इंक्रीज डिक्रीज करें, टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है इसको 1 घंटे के अंदर अंदर ही हम करें। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बैठो 1 मिनट बैठो।